नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां हरियाणा में आज निकाय चुनाव होने वाले हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में आज कैद होगी। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। 9 नगर निगम समेत 40 निकायों में वोटिंग होने वाली है। तो ऐसे में ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। शाम 6 बजे तक मतदान चलने वाला है और इसी के साथ साथ आज तमाम दिग्गजों के जो किस्मत है उसका फैसला होने वाला है। देखिए, आज जो है 7 नगर निगमों में मेयर और वार्ड सदस्यों के लिए वोटिंग होने वाली है, जबकि अंबाला और सोनीपत के मेयर के जो उम्मीदवार है उपचुनाव है। और 4 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं में भी प्रधान और वार्ड सदस्यों का चुनाव हो रहा है। और इस बीच गुरुग्राम की अगर जिक्र कर ले तो देखिए, नगर निगम चुनाव के लिए जिला धीश अजय कुमार ने 2 मार्च की शाम मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने व 12 मार्च के लिए मतगणना संपन्न होने तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लगाने के आदेश दिए हैं। तो देखिए, हरियाणा में आज मतदान शुरू होगा 8 बजे। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इस प्रक्रिया में 55 लाख से अधिक मतदाता हिस्सा लेंगे, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, करनाल, बानेसर और यमुनानगर निगमों में मेयर, वार्ड और सदस्यों के लिए वोटिंग हो रही है, जबकि अंबाला और सोनीपत में मेयर पद के लिए उपचुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी के साथ चुनाव आयुक्त ने कहा है कि 4 नगर परिषदों अंबाला, सदर, पटौदी, जटौली, मंडी, थानेसर और सिरसा में प्रधान और वार्ड सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 9 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 39 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें गुरुग्राम और अंबाला में दोनों पार्टियों के प्रत्याशी आमने सामने हैं। तो इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हरियाणा का अगर हम जिक्र कर लें तो हरियाणा में देखिए, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी आगे रही, विधानसभा चुनाव में भी आगे रही और अब निकाय चुनाव के लिए बीजेपी दम भरते हुए नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की भी तैयारी पूरी है, क्योंकि अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जीत हार का अंतर बेहद कम था। तो ऐसे में मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए सारी तैयारियां कर दी गई हैं। और देखिए, आज से शराबबंदी भी की गई है, जो कि मतदान खत्म होने तक जारी रहेगा। और वही अंबाला में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अंबाला शहर के कोई परिसर में दिन दहाड़े अपराधी काली गाड़ी में सवार होकर कोर्ट परिसर पहुंचे और पेशी पर आए। अमन नाम के एक युवक पर कोर्ट परिसर में ही 2 में से 3 राउंड फायर कर दिया और वही फायर करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस बीच घटना की सूचना पाकर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और घटना की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस की माने तो पुलिस को मौके से 2 खोल और सिक्का मिला है, जहां पर इस गोलीकांड में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर अपराधियों को धरपकड़ की कोशिश कर रही है। अभी सूचना मिली थी कि गेट के पास, कोर्ट के कॉम्प्लेक्स के गेट के पास गोली चली है, तो हम इस सूचना पे पहुंचे हैं। अभी जानकारी हासिल की जा रही है, जैसे जैसे जानकारी हम मिलेगी आपको बता दी जाएगी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीन ऑफ क्राइम टीम में सुरक्षित रखा गया। अभी हमारे सीन ऑफ क्राइम टीम वाले आ रहे हैं, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। हमारे घटना हुई है, हम गेट पर खड़े थे और दरवाजा खोल के वहां से फायरिंग करते हुए आए। कौन लोग थे? ये जगह तो नहीं पता है, ये है कि फायरिंग हमने गेट पर सिक्योरिटी गार्ड हूँ तो यहीं खड़े थे। तो जो लोग जिन्होंने फायरिंग की है वो कैसे आए थे? वो गाड़ी से आए थे। और फरीदाबाद के एक निजी बैंक में कार्यरत एक महिला मैनेजर से घर में घुसकर लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले इलाके की रेकी की और फिर घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। तो वही आरोपियों की पहचान धीरज, शहनवाज और नीतीश के रूप में हुई है। ये बदमाश पहले इलाके में रेकी किया करते थे, फिर मौका देखकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इस बार भी उन्होंने
इसी फॉर्मेट में अपनाते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पर 2 चोर घर में घुसे थे और एक जो है करी बाकी अपने अपने टेक्निकल फोर्सेस होते हैं उनको एक्टिव किया। उसके बाद इस मुकदमे की हमने एफआईआर दर्ज करी है। एफआईआर नंबर 326 है, जिसमें हमें सफलता मिली है। हमने 3 चोरों को पकड़ा है, जिसमें से एक चोर जो है धीरज बिहार का रहने वाला है, 10 साल इसकी उम्र है और इस पर पहले भी महाराष्ट्र 3 चोरी के मुकदमे ऑलरेडी दर्ज है। और खबर भिवानी से है, जहां पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान वार्ड सचिव अजय चोपड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड फ्लाइंग के साथ साथ अब ऑब्जर्वर भी रहेंगे। बोर्ड की परीक्षा में नकल रोकने के लिए अब ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। साथ ही बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने कहा है कि बोर्ड नकल रोकने के लिए हर संभव प्रयास हो रहा है। तो इस बीच अब तक पेपर आउट करने वालों के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं, जहां 97 केस बनाए गए हैं। और क्या कुछ कहा सचिव ने, आइए आपको सुनवाते हैं। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे 10वीं की और 12वीं की परीक्षा हमारे चालू हो चुकी हैं और इसमें लगभग हमारे 1400 से ऊपर हमारे सेंटर बने हुए हैं और 5 लाख से ऊपर हमारे परीक्षार्थी इसमें परीक्षाएं देंगे। इसमें सभी सेंटर्स पे पूरे हरियाणा में जो सेंटर्स बने हुए हैं इसमें सभी जगह हमने टीचर्स की नियुक्ति की गई है, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स की नियुक्तियां की। और कपिल सुरोत बने होटल 4 एसोसिएशन के प्रधान होटल और बार एसोसिएशन के चुनाव में अधिवक्ता कपिल सोरोत ने अपने प्रतिद्वंदी अधिवक्ता महेश सोगुत को 20 मतों से पराजित कर प्रधान पद पर विजय हासिल की है। नवनियुक्त प्रधान ने कुल 144 मत प्राप्त किए हैं। अधिवक्ता महेश सोरोत की 124 वोट मिली और इस प्रकार 4 एसोसिएशन के सचिव पद के चुनाव में अधिवक्ता लेखन ने 157 वोट लेकर अपने प्रतिद्वंदी अधिवक्ता जीतराम को पराजित कर सचिव पद पर विजय हासिल की है। अधिवक्ता सौरभ और उप प्रधान पुष्पेंद्र बेनीपाल कोषाध्यक्ष तथा अमित चौहान को पहले ही सर्वसम्मति से बार एसोसिएशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी चुन लिया गया है। ऐसा है, प्रधानी का जो इलेक्शन हुआ बार में, होटल बार में, वो बहुत अच्छा हुआ। सभी वकील साथियों ने एक अच्छे कैंडिडेट को प्रधान चुना। कपिल सौरभ जी प्रधान चुने गए, वो 20 वोटों से जीते हैं। उनके 144 मत थे और दूसरी पार्टी के महेश कुमार के 120 मत थे, 124 मत थे और 20 मतों से बाबू कपिल देव प्रधान बने हैं और वो बार के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। एक नया लड़का है, युवा लड़का है और सभी को साथ लेके चलेगा। जिन्होंने वोट दिए हैं उनको भी और जिन्होंने वोट नहीं दिए उनको भी सभी का साथ और सबका विकास के कार्य पर कार्य करें। नोडल का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें मेरी 20 मतों से विजयी हुआ हूं और मेरा मुकाबला महेश कुमार सौरभ वकील साहब के साथ था। और मैं अपने सभी वकील साथियों का, जो सीनियर है, मेरे हम उम्र है, मेरे छोटे भाई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रशासन का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया और मैं जितने प्रयास मेरे से हो सकेंगे उतना मैं बार के लिए अच्छा काम करूंगा। बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ, बहुत शांतिपूर्वक हुआ। प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो वकील साथ सीनियरों ने मुझे जो वोट देकर मुझे विजयी बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जो भाई छोटे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अधिवक्ता सभी को बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं मेरे सामने जीतराम सौरभ। और जिले में भारी ओलावृष्टि, फसलों से हुए भारी नुकसान के बाद देर रात युवा इनेलो नेता चौधरी ताहिर हुसैन नूह जिले के खामतौर पर नूह विधानसभा के लोगों व किसानों का दुख बांटने उनके बीच पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा के गांव अडबर्रा, सालाहेडी, टाई, हुसैनपुर, सन पोटियाका और सुड़ाका आदि दर्जन भर गांव का दौरा कर मौके पर ही खेतों में फसलों का जायजा व निरीक्षण किया। इस दौरान ताहिर हुसैन ने कहा है कि आसपास के सैकड़ों गांव में भारी ओलावृष्टि से फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं और इसका बड़ा अफसोस है। ये कुदरत का कहर है जिसे कोई नहीं टाल सकता है। ताहिर हुसैन ने सीएम सैनी से मांग करते हुए कहा है कि नूह जिले व नूह विधानसभा के जिले जिन गांव में ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए तथा विशेष पैकेज का प्रबंध किया जाए।
आज प्राकृतिक आपदा के रूप में जो ओलावृष्टि जिला नूह के अंदर और खासकर नूह विधानसभा क्षेत्र में जो फसलों का बहुत भारी नुकसान हुआ है, हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से स्पेशल गिरदावरी की दरख्वास्त और अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द विशेष गिरदावरी के आदेश देंगे। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, किसानों के फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे किसान बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। नीलो नेता ने विधानसभा का दौरा किया और आश्वासन भी दिया कि जो भी उनके नुकसान हुए हैं उन्हें जरूर पूरा कराने में वो पूरी सहायता करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ओलावृष्टि की वजह से काफी नुकसान के अंदेशा जताए जा रहे हैं और ऐसे में देखिए किसानों की जरूर फसलें नष्ट हुई हैं, जिस वजह से किसान बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे प्रदेश सरकार से मुआवजे की दिलवाने के लिए भी इन नेता ने आश्वासन दिया है। और इस बीच आपको बताते चले कि ओलावृष्टि से जो तमाम फसलें हैं वो गिर पड़ी हैं और ऐसे में काफी नुकसान हो गया है, जिसमें इनेलो नेता ने इस क्षेत्र का दौरा किया, किसानों से बात की, उनके समस्याओं को समझा, जाना और सरकार से मुआवजे को दिलवाने के लिए भी आश्वासन दिया। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर इनेलो नेता का विधानसभा दौरा है। प्रदेश सरकार से मुआवजे की मांग किसानों के द्वारा की जा रही है और इस बीच ओलावृष्टि की वजह से काफी नुकसान के अंदेशा जता रहे हैं। और इस बीच आपको बताते चले मौसम विभाग ने हालांकि अलर्ट भी जारी किया था, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बारिश और कोहरे की वजह से भी किसानों को कई तरह से दिक्कतों का और कई दिनों से सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ऐसे में कोहरे के साथ ओलावृष्टि होना कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ा नुकसान बताया जा रहा है, जहां पर इस विधानसभा के दौरे पर इनेलो नेता आए और समस्याओं को जाना, किसानों से मुलाकात की और सरकार से मुआवजा को दिलाने के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं ओलावृष्टि की वजह से किसानों का जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और अब किसानों को सिर्फ आस है, एक उम्मीद है तो सरकार से कि मुआवजे के तौर पर उनकी जो भी नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई की जाए। और पिछले 4-5 दिनों से मौसम खराब चल रहा है, जिसे देखते हुए कुछ किसानों ने आनन फानन में सरसों की फसल की कटाई भी शुरू कर दी है। लेकिन जिले में मात्र 5 से 10% किसानों ने ही सरसों की कटाई की है। वहीं आपको बता दें कि गेहूं की फसल अभी कच्ची है। देर शाम जिले में बरसात होनी शुरू हो गई है और कई क्षेत्र में ओलावृष्टि भी हुई। 5 मिनट तक ओले भी गिरे हैं, जिसके कारण किसानों के फसल खराब हो गए हैं। वहीं किसानों का कहना है कि हर बार फसल पकने के दिनों में जो है खराब हो जाते हैं और ओलावृष्टि उनकी फसलों को बर्बाद कर देती है। सब बरसात तो हुई है पर इसमें नुकसान तो काफी हुआ है जी। 40% भी है, कहीं 50 भी है, कहीं 80 भी है जी। और जी अब क्या करा जाए, ये तो हाँ मोटे मोटे बागू बेर मान ओले आए थे जी। सुबह 4 बजे भी आए हैं जी। अब ये तो ऐसे में खर्चा कैसे निकलेगा किसान? खर्चा तो अब क्या करें जी। अब देखो जी गवर्नमेंट क्या करती है जी, हम तो कुछ कह नहीं सकते जी है जी। अब कटाई उटाई में भी मजदूरी बहुत ज्यादा आती है। अब आगे भी अभी सब बरसात तो हुई है पर इसमें नुकसान तो काफी हुआ है जी। 40% भी है, कहीं 50 भी है, कहीं 80 भी है जी। और जी अब क्या करा जाए, ये तो हाँ मोटे मोटे बागू बेर मान ओले आए थे जी। सुबह 4 बजे भी आए हैं जी। अब ये तो ऐसे में खर्चा कैसे निकलेगा किसान? खर्चा तो अब क्या करें जी। अब देखो जी गवर्नमेंट क्या करती है जी, हम तो कुछ कह नहीं सकते जी है जी। अब कटाई उटाई में भी मजदूरी बहुत ज्यादा आती है। अब आगे भी अभी ओला तो हुआ है जी, अच्छे मोटे मोटे ओले आए हैं और सरकार ने किसानों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि भाई
किसान आदमी कहाँ जाएंगे। उजाड़ तो हुआ है काफी तो न, लेकिन हुआ है, उजाड़ तो हुआ है। अब लागत जो लगी है का उसकी भी भरपाई ना हो पाए। बस हमारी ये प्रार्थना कि किसानों की मदद की जाए। बस क्षेत्र में काफी ओलावृष्टि हुई, सरसों की फसल खराब हो चुकी है, गेहूं में कुछ नहीं बचा, गेहूं बिल्कुल नीचे गिर गए। कच्चे गेहूं थे, दाने में नहीं पड़े ढंग से, उसमें कुछ नहीं होना। और कटाई का पैसा हो रहा है, लागत नहीं निकलने वाली। सरसों की बात करें, सरसों में 50% से ज्यादा नुकसान है। अब किसान तो इसी पर निर्भर करता है जी। और किसी बच्चों की शादी करता है, किसी लेना देना करता है, वह फसल आएगी उसका बेच के पैसा ले देंगे। वो मिट्टी खराब किसान की, कहाँ जाए किसान। सरकार से उम्मीद रख रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं जी। अब सरकार देखो क्या करती है जी, सरकार देना भी चाहिए। गेहूं में तो सगड़ा नुकसान है, मैज लागी, अब जमींदार कहाँ जाए। और सरसों में 50% नुकसान है। अब किसी ने ब्याह शादी करना है, कहाँ से लाए, क्या करें क्या नहीं करें, इसमें लागत और लागी। आसपास में कितने गांव में है ये लमसम लो लगा लीजिए, इस एरिया में सगड़े में ही है। 10-20 गांव तो मान लो आगे। और ओले आए होंगे, कितने भारी ओले पड़े थे? मोटे मोटे थे, बागू बेर जैसे। और एडवोकेट सरतेज सिंह नरोला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। नीलेश भारद्वाज उपाध्यक्ष चुने गए हैं और वही गगनदीप जम्मू सचिव चुने गए हैं। भाग्यश्री सेतिया संयुक्त सचिव चुनी गई हैं। चंडीगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे जहां एडवोकेट सरतेज सिंह नरोला अध्यक्ष बने हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जहां नीलेश भारद्वाज उपाध्यक्ष चुने गए। और देखिए अब ये अपनी नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर देखिए तमाम लोगों की सहमति के बाद से इस पर मुहर लगी और नीलेश भारद्वाज को उपाध्यक्ष बनाया गया है। और इसी के बीच आपको बता दें कि एडवोकेट सरतेज सिंह नरोला अध्यक्ष बने हैं। और इससे पहले अब देखिए जो जिम्मेदारियां हैं आगे की वो उसको निभाते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी है, सभी उनके इस के लिए अब बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। एडवोकेट सरतेज सिंह के जो कद है वो बड़े हैं, जहां उन्हें अब अध्यक्ष बना दिया गया है, तो वही नीलेश भारद्वाज उपाध्यक्ष बने हुए हैं। और ऐसे में दोनों की ये बड़ी उपलब्धि है, जहां पर सभी लोग उन्हें बधाइयां देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और सभी की देखिए मौजूदगी में ये बड़ा फैसला लिया गया है, सभी की सहमति से ये बड़ा फैसला लिया गया। और ऐसे में अब इस चुनाव के बाद आगे की ये बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नीलेश भारद्वाज नजर आएंगे, जहां उन्हें उपाध्यक्ष चुना गया है और अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। तो वही एडवोकेट सरतेज सिंह एक बड़ा पद, अध्यक्ष पद मिला है और इस पद का निर्वहन करते हुए जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्हें लगातार लोग बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। सभी की सहमति से ये चुनाव हुआ है और सभी अब उन्हें बधाई देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो वही नीलेश भारद्वाज उपाध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि अब अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ साथ एडवोकेट सरतेज सिंह नरोला भी एक बड़ी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्हें मिली है। और देखिए यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी है, सभी की सहमति से ये बड़ा फैसला किया गया है, जहां सभी लोग उन्हें बधाई और शुभकामनाएं आगे की जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए देते हुए नजर आ रहे हैं। और कालावली में पिछले कई दिनों के बाद से आज फिर से कोहरे की मार देखने को मिली है। भारी कोहरा देखने को मिला, जहां पर कोहरे के साथ साथ पूरी रात बिजली सप्लाई बाधित रही, जिसको लेकर पानी की सप्लाई भी बाधित हुई। कोहरे के कारण फसलों को भी फायदा होगा, लेकिन वही राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताते चले स्कूली बच्चों को भी परेशानी हुई, क्योंकि अक्सर ही स्कूली बच्चे वैन में जाते हैं। कोहरे के कारण वाहनों की जो रफ्तार थी वो जरूर धीमी हो गई और इस वजह से विजिबिलिटी बेहद कम थी, जिस वजह से रोजगार माफ की जगह राहगीर जो थे वो भारी परेशानियों के साथ घिरते हुए नजर आए। तो देखिए कोहरे की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कालावली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है और ऐसे में कोहरे की वजह से भी लोग परेशान हैं। और इस बीच देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां
कोहरे की वजह से वाहनों की जो रफ्तार थी वो उसकी गति धीमी दिखाई दी। विजिबिलिटी बेहद कम थी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो वाहन थे उसकी भी रफ्तार धीमी हो गई। स्कूली बच्चों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्कूली बच्चे अक्सर वैन से जाते हैं और ऐसे में जो विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रफ्तार धीमी थी, जिस वजह से बच्चों को कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वही सुबह सुबह जो ऑफिस और दफ्तर जाते हैं उनके भी देखिए वो भी समस्याओं से घिरते हुए नजर आए। उनको भी काफी दिक्कतें हुई, जिस वजह से वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखा गया। रफ्तार धीमी रही, विजिबिलिटी बेहद कम थे इस वजह से, और ऐसे में लेट पहुंचे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार कोहरे की वजह से दिक्कतें और परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई है, जिस वजह से लोगों को और भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों के बाद से कोहरा आया है और ऐसे में कोहरे ने दस्तक देते ही आफत मचा दी। और अब देखिए कोहरे का मार दिखाई दे रहा है, जहां पर दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए सबको उम्मीद थी कि अब ठंड जा रही है, लेकिन ठंड जाते जाते इस तरह का कोहरा हो जाना कहीं ना कहीं ठंड से जो आफत का मार होता है वो जरूर एक बार और देखने को मिल रही है। बच्चों को, जो स्कूली बच्चे हैं, उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे ज्यादातर वाहन का प्रयोग करते हुए स्कूल जाते हैं, वैन का प्रयोग करते हुए स्कूल जाते हैं। लेकिन इस बीच कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम थी, जिस वजह से जो वाहन थे उनकी रफ्तार धीमी हुई, जिससे स्कूली बच्चों को भी दिक्कत हुई और खासतौर से उन लोगों को जो सुबह सुबह ऑफिस और दफ्तर जाते हैं उनको भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि देखिए ये जो मौसम होता है इसमें भी खास सावधानियां बरतनी पड़ती है। बच्चों के लिए खास सावधानियां बरतनी पड़ती है, बुजुर्गों के लिए भी खास सावधानियां बरतनी पड़ती है। लेकिन इस बीच देखिए जो रफ्तार थे गाड़ियों के वो धीमी हो गई, विजिबिलिटी बेहद कम थी, जिस वजह से कई कामों में बाधा आया, कई काम बाधित पड़ गए। फिलहाल बिजली की भी सप्लाई जो थी वो भी बंद थी कोहरे की वजह से, जिसकी वजह से और दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कालावली से, जहां पर कोहरे की मार ने एक बार फिर से लोगों की दिक्कतें जरूर बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और इस बीच जो वाहन के रफ्तार थे वो बेहद कम थे, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम थी। किसान अंदोलन पार्ट 2 ਜਿਹੜਾ MSP ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 13ਵੀਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ 382 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 95 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 6 ਦੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ 382 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, MSP ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। और वही सोशल मीडिया पर सुबह से ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कलयुगी बेटी अपनी बुजुर्ग मां को पीटती नजर आ रही है। बेटी अपनी मां को बेरहमी से पीट रही है और उसे गंदी गंदी गालियां भी दे रही है। वायरल वीडियो का मामला हिसार के आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जिसमें एक महिला रीटा द्वारा अपनी बुजुर्ग मां निर्मला देवी की पीटा जा रहा है। 3 मिनट का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। और ये मामला निर्मला देवी के बेटे अमरदीप सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें उसकी बहन रीटा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए हमारे पास अमरदीप सिंह की शिकायत आई थी कि वे मेरी बहन मेरी माता के साथ नाजायज तौर पर मारपीट कर रही है, उसको बंधक बनाकर और गाली गलौज दे रही है और जान से मारने की धमकी दे रही है। इस संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई है और इस संबंध में हमने मामला दर्ज कर लिया है और उसमें आगे नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कौन कौन से धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? हमने धारा करी है 115, 127 जीवन 2, 296, 351 जीवन 3 BNS की और धारा 24 सीनियर सिटीजन एक्ट लगाई।
पलवल से गर्भपात की दवा सप्लाई करने का अनोखा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पलवल में कुरियर के जरिए लोगों के घर तक एमटीपी किट पहुंचने का काम किया जा रहा है। तो वहीं जब स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना मिली तो सीएमओ के निर्देश पर टीम ने जाल बिछाया और एक कंपनी के माध्यम से एमटीपी किट सरकारी अस्पताल के बाहर स्थित एक दुकान के पास से पता देकर मंगवाई गई, जिसके बाद एक कुरियर बॉय किट लेकर आया। विभाग ने तुरंत कुरियर भेजने वाले कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हालांकि कुरियर बॉय को जाने दिया गया है, जबकि पूछताछ में सामने आया है कि कुरियर बॉय भी इस जांच में सहायता कर सकता था। ये जो हमारे डीसीओ हैं प्रदीप भैया, इन्होंने एक नकली ग्राहक के नाम से, कृष्ण कुमार के नाम से एक ऑनलाइन यंग बाट कंपनी है, उसको एमटीपी की दवाई खरीदने के ऑर्डर ऑनलाइन दिए थे और पेटीएम के माध्यम से 475 रुपये जो है उनको भेजे थे। और ये 27 तारीख को जब भी ये डिलीवरी बॉय है राजू, ये यहाँ पे जो एमटीपी की किट देने आया था, ये ब्लू डॉट कंपनी का कोई एम्प्लॉय था। और इस बीच पिहोवा में दुबई से लौटे युवक को वेरिफिकेशन करने दिल्ली से आए सीबीआई के इंस्पेक्टर के साथ कई लोगों ने मारपीट की है। आरोपियों ने उनके कागजात भी फाड़ दिए हैं। जहां शिकायत पर पुलिस ने एक युवक को नामजद करते हुए अन्य के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया है और ये घटना कल शाम 7:30 बजे की है। सूचना पाकर घटनास्थल का पुलिस ने इंस्पेक्टर के आरोपियों को बचाया। कल एक हमारे इंस्पेक्टर साहब जो दिल्ली सीबीआई में कार्यरत हैं, वो कोई ऑफिशियल वर्क के लिए आए हुए थे, जो सीक्रेट होते हैं हमारे कुछ चीजें, वो उनके रिगार्डिंग वेरिफिकेशन के लिए आए हुए थे। तो करीब 6 बजे के आसपास वो मांगना गांव में पहुंचे थे। तो वहां जाके जिस परिवार की शिनाख्त करनी थी उन्होंने, जिस बंदे के बारे में पूछताछ कर रहे थे, उस परिवार को उन्होंने बतला दिया था कि मैं किस रैंक पर हूं और मेरा ये आई कार्ड है। लेकिन उसके बावजूद घर वालों ने उसके मारपीट की उनके साथ और 5-6 बंदों का उन्होंने बताया, जानते तो किसी को अन्य को थे नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।